India after independence. In this, we will study about the condition of India after 1947. And इसमें हमने ये बताना है when we got independence at the cost of partition, at the cost of sacrifice of many people. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली at that time, we have to face many problems. तो सबसे पहले आपने बताना है कि इंडियन गवर्नमेंट, अब इंडियन गवर्नमेंट में उस टाइम में लीडिंग पार्टी कौन सी थी? आईएनसी. कौन सी पार्टी? आईएनसी. आईएनसी की फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है. और जैसे आपको पता ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. ठीक है. तो अब अल्टीमेटली कंट्री के लिए सबसे पहले किसी भी कंट्री को जब न्यूली फ्रीडम मिलती है तो उस कंट्री का मेन काम क्या होता है? कंट्री के लिए क्या बनाना? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कुछ रिटर्न सेट एंड जिसे कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन. अब हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी, उसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और उस असेंबली में कुछ मेंबर्स थे जिनको कहा जाता है मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इस असेंबली के भी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द हेड ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और इस असेंबली की जो हमने सिविक्स में किया बच्चे ये कि इस असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने सारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करवाया, ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके चेयरमैन कौन थे? Who was the chairman of drafting committee of Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar. Very good. Dr. B.R. Ambedkar. Dr. बाबा भीमराव अंबेडकर जिनको कहा जाता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर. अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ प्रॉब्लम्स किनके सामने आई? इनके सामने जो हमारी कंट्री के मेकर्स, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ये हमने बताना है कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे वो 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था. वी हैव अडॉप्टेड. लेकिन फाइनली ये कब इंप्लीमेंट हुआ? 26 जनवरी 1950. आपको ये डे याद होगा. इस डे को क्या हुआ था? लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को क्या किया था? इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था. और रावी रिवर के पास उन्होंने फ्लैग होस्ट किया और प्लेज लिया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का. उसी दिन को याद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर को बन गया था, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी. इसीलिए हम इस डे को क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या सेलिब्रेट? रिपब्लिक डे. कई बच्चे कहते हैं कि मैम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमें तो इंडिपेंडेंस 50 जनवरी को मिल गई, लेकिन इस डे को कांग्रेस पार्टी ने 1930 में सेलिब्रेट किया था एज अ इंडिपेंडेंस डे. तो हम इंडिपेंडेंस डे 2 थोड़ी बना सकते हैं, लेकिन इस डे को याद करने के लिए उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी. इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? रिपब्लिक डे. अब प्रॉब्लम्स किनके सामने आई? किनके सामने प्रॉब्लम्स आई? मेकर्स, यानी कि जो हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे. ठीक है. हमने ये नहीं बताना कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आई, हमने क्या बताना है? कंट्री में क्या प्रॉब्लम आई और इनके लिए क्या प्रॉब्लम्स आई. यानी कि जब इनको कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम मिला, इनके सामने क्या प्रॉब्लम्स आई, वो हमने कंबाइन बतानी है कि कंट्री की क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ये पूरी कंट्री के लिए कंबाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते. तो बहुत इजी है. आप ये सोचो कि 1947 में जब हमारी कंट्री आजाद हुई होगी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी. ठीक है. अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग लैंग्वेजेस, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बनाए. ठीक है. और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? पार्टीशन होके हटा था एंड मैनी पीपल दे केम फ्रॉम पाकिस्तान इन इंडिया एंड मैनी पीपल दे शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू, सिट प्रॉपर्ली, मैनी पीपल दे शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. ठीक है. वो लोग यहाँ पे आए, उनके लिए मेन प्रॉब्लम क्या थी? रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? कि उनको काम देना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, घर देना, लैंड देना. these were the main basic problems. तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नंबर 1 सबसे पहले हमने बताना है प्रॉब्लम ऑफ क्या थी?
क्या थी प्रॉब्लम ऑफ, टीचिंग करो प्रबल, हाँ जी, प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन और प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज। बच्चे रिफ्यूजीज कौन होते हैं? जो हमारी कंट्री में पाकिस्तान से आए, जिनके पास ना लैंड थी, ना एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी थी, उनकी फैमिलीज, ना उनके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड थी, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन, इसमें सिंपल हम क्या बताएंगे, शॉर्ट में बिल्कुल बताएंगे, when many people they came from Pakistan in India, they were called here as refugees। उनको यहाँ पे कैंप्स कौन होते हैं? जो कैंप होता है जहाँ पे रिफ्यूजीज को पहले रखा जाता है, फिर उनके नेम, उनकी फैमिली नंबर, जो भी है मेंबर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, और फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट उनके बारे में सोचती है। तब तक उनको कहाँ पे रखना पड़ता है? कहाँ पे रहना पड़ता है? रिफ्यूजीज कैंप्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे मेकर्स थे, उनके लिए मेन प्रॉब्लम थी कि इनके लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज बनाई जाए, कैसे इनको लैंड दी जाए, क्योंकि उस टाइम में इनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, ठीक है। और ये उन कंट्रीज को छोड़कर इधर आए थे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज पीपल। अभी इंडिया के सिटीजन इन्होंने बनना था, दिस वाज द मेन प्रॉब्लम कि हाउ टू सेटल हियर, उनको कैसे यहाँ पे सेटल किया जाए, प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक्यूट प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनमें से बहुत से लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स जो हैं, ठीक है, उनका लॉस, उनकी डेथ हो गई थी। तो ये मेन प्रॉब्लम थी, कईयों के घर, कईयों की जॉब, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। आपको पता है, अगर आपको कोई ऐसी फैमिली मिले ना, जो फैमिली बताएगी कि हम पार्टीशन के टाइम में पाकिस्तान से आए, पास कुछ भी नहीं, अपना पूरा घर छोड़कर वो यहाँ पे आ गए थे, और इस टाइम पीरियड में कैंप्स में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। देन फिर हमने बताना है प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या होती है? प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स इसका मतलब होता है ऐसी छोटी छोटी किंगडम्स, ऐसे एरियाज जो एरियाज ब्रिटिशर्स के अंडर थे, और ब्रिटिशर्स ने इनको एज अ फ्रेंड का मतलब क्या होता है कि ऐसे किंग्स को एज अ फ्रेंड अपना मतलब जो है वो बनाया हुआ था, और इन्हीं की फैमिलीज ने 1857 में इनको सपोर्ट भी किया। तो ऐसी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, इनका नंबर क्या था? मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स एट दैट टाइम इन आवर कंट्री। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी? जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज बन गई, ये प्रिंसली स्टेट्स कहाँ जाए? इंडिया में जाए या पाकिस्तान में जाए? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर छोड़ दिया। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, द डिसीजन वाज टेकन बाय राजा हरि सिंह टू लीव अलोन। लीव अलोन का मतलब क्या होता है कि हम अलग रहेंगे, ना हम इंडिया में रहेंगे, ना हम पाकिस्तान में रहेंगे। तो बाद में वल्लभ भाई पटेल, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, उन्होंने बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स के किंग्स के साथ मीटिंग्स की। कितनी मीटिंग्स हुई? उनको ये एहसास करवाया कि अगर आप ना इंडिया का पार्ट बनोगे, ना पाकिस्तान का पार्ट बनोगे, तो कोई भी कंट्री आपके ऊपर क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? अटैक कर सकती है। सेकेंड थिंग, अगर आप पाकिस्तान, अगर ये प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान का पार्ट बन जाती तो हमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये इंडिया के एरियाज के साथ थी। तो हमारी कितनी, सपोज अब ये सोचो कि उस टाइम पर में इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, छोटी छोटी कंट्रीज, तो हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम होती, हमारी इंडियन आर्मी को कितनी प्रॉब्लम होती बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी सेफ्टी। हर टाइम हमें ये डर होता कि इन एरियाज में से कोई भी पर्सन जो है वो हमारी कंट्री में एंटर कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, तो हमें कितनी ज्यादा आर्मी जो है वो अपॉइंट करनी पड़ती है 24 आवर्स। वहां पे क्या होती है, क्या होती है वहां पे? सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता, अगर ये प्रिंसली स्टेट्स के क्या क्या बनता है, तो ऐसे में इन प्रिंसली स्टेट्स को इस चीज के लिए कन्विंस किया गया कि अगर आप इंडिया का पार्ट बनते हो तो इंडियन आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी। आपकी कंट्री में कुछ भी होता है, आपके एरिया में कुछ भी होता है, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ऐसी ही कुछ मतलब जैसे हम कहते हैं कि बहुत सी कंडीशंस के साथ बहुत से प्रिंसली किंग्स जो थे उन्होंने इंडिया का पार्ट बना। तो दैट वाज अ मेजर विक्ट्री ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स। इनमें से जम्मू एंड कश्मीर भी था। तभी से कश्मीर की प्रॉब्लम हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान कश्मीर को लेना चाहता था और इंडिया भी कश्मीर को अपना पार्ट बनाना चाहता था। तो उस टाइम पीरियड में राजा हरि सिंह ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट तभी बनेगा जब कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, इंडिया का अलग होगा। और इंडिया के लोग कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके कश्मीर के जो भी इनकी मतलब कल्चर है या जो भी है, इसमें बाकी जो लोग हैं वो आकर इनका जो कल्चर है वो लॉस्ट हो गए। लेकिन ये कितने सालों तक ये आर्टिकल कंटिन्यू रहा। बट राइट नाउ जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया, इस आर्टिकल को
क्या कर दिया? सिट प्रॉपर्ली क्या कर दिया? अबॉलिश। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 370। अब इस आर्टिकल के अबॉलिश होने से क्या फायदा हुआ? कश्मीर इज नाउ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द सेम, दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेम बनेगा। इंडियंस कैन बाय प्रॉपर्टी इन कश्मीर आल्सो, एंड कश्मीर के लोग इंडिया में आ सकते हैं। यानी कि अब कश्मीर को स्टेट नहीं बल्कि कश्मीर को क्या बना दिया है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये कुछ आगे से आगे मॉडिफिकेशंस हैं जो किया गया, क्योंकि कश्मीर की प्रॉब्लम बहुत एक्यूट थी। हमारी इंडियन आर्मी आए दिन कश्मीर को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन कश्मीर के कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते, दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान। तो मेन प्रॉब्लम हमारे इंडियन सोल्जर्स को फेस करनी पड़ती थी, दे आर प्रोटेक्टिंग द पीपल ऑफ कश्मीर, बट द पीपल ऑफ कश्मीर दे आर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन इंडियन आर्मी, दे आर अटैकिंग। सो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये जो नया सिस्टम किया। लेकिन हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री में प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या थी। तो एट दैट टाइम इनके सामने प्रॉब्लम्स क्या थी कि इन प्रिंसली स्टेट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाए जाएं, कैसे इनको इंडिया का पार्ट बनाया जाए, कैसे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया जाए। ठीक है, देन फिर हम करेंगे मेन प्रॉब्लम और क्या थी? रिलीजियस, मतलब मेजर रिलीजन्स, मेजर religious groups in our country, different religions like Hindu, Muslims, Christians, Sikhism, Jainism, different culture, यानी कि अलग अलग रिलीजन अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रह रहे थे। This was the main problem in front of constitution makers, how to make all the rules and regulations for same religion, यानी कि सभी रिलीजन्स के लिए एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाएं और क्या कौन सा ऐसा सिस्टम चुने। तब हमारी कंट्री ने क्या अडॉप्ट किया? कौन सा कंसेप्ट? यस, क्या होता है ये? क्या होता है? सेकुलरिज्म। सेकुलर का मतलब क्या होता है? कंट्री का कोई भी एक रिलीजन नहीं होगा, पीपल आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। लेकिन आपको पता है वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका सिर्फ एक ही रिलीजन है। पाकिस्तान का क्या है? इस्लाम। श्रीलंका का बुद्धिज्म, यूके का क्रिश्चियनिटी, ऑस्ट्रेलिया में क्रिश्चियनिटी, ठीक है, दुबई में सऊदी अरेबियन कंट्रीज में क्या है? हाँ, इस्लाम। ठीक है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में उनका एक ही ऑफिशियल रिलीजन है, and people they can celebrate those festivals which are stated by them by the government, but जैसे अगर आप दुबई जाते हो या अरेबियन कंट्रीज में जाते हो, वहां पे आप दशहरा दिवाली ओपनली सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने करना है अपने घर के अंदर कर सकते हो, लेकिन जैसे हमारी कंट्री में हर रिलीजन के आप देखते हो कि हर रिलीजन के लोग जो है वो फ्रीली सेलिब्रेशन करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? आपको हर जो है वो रिलीजन की क्या होती है? हॉलीडे, दैट इज एग्जांपल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, आपको इसका बेनिफिट है। लेकिन कई कंट्रीज में क्या होता है, वहां पे फॉरेन कंट्रीज में ऐसी जो है वो हॉलीडेज, हर रिलीजन के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनकी हॉलीडेज नहीं होती है, वहां पे सिर्फ वही हॉलीडेज होती है जो उनके अपने स्टेट रिलीजन के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रॉब्लम, जिस टाइम पे में हमारी कंट्री में पार्टीशन हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिली, वी हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मेजर रिलीजियस ग्रुप्स वर देयर एंड दे वर कीप ऑन क्लैशिंग, आपस में लड़ते रहते थे। मेन कौन से ग्रुप थे? हिंदू मुस्लिम, डिसयूनिटी वाज देयर, और रॉयट्स होकर हटे थे। तो इन रॉयट्स में बहुत से लोगों ने अपनी फैमिलीज जो है उनको गवाया, सेक्रीफाइस हुआ, और इसीलिए लोग किसी भी तरह से आपस में हिंदू और मुस्लिम जो थे उनके बीच में एक यूनिटी का हो पाना बहुत मुश्किल था। ये मेन प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हम बताएंगे कि हमारी कंट्री में उस टाइम पीरियड में इंटरनल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थी। एक, हाँ, पॉवर्टी, और इसको कंबाइन कर दो, पॉवर्टी और क्या थी प्रॉब्लम? अनएम्प्लॉयमेंट और पीपल वर वेरी पुअर, पीपल वर अनएम्प्लॉयड, और इलिटरेसी। और क्या थी? इलिटरेसी का मतलब होता है लोग एजुकेटेड नहीं थे। हाँ जी, और पॉवर्टी, फूड शॉर्टेज, क्योंकि कंट्री एक न्यूली डेमोक्रेटिक कंट्री थी, फैसिलिटीज नहीं थी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम आपने बतानी है। पीपल वर वेरी पुअर, पीपल वर अनएम्प्लॉयड, इलिटरेसी, रीजनल डिस्पैरिटीज,
रीजनल डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। बॉर्डर एरियाज में डिफरेंस, बॉर्डर एरिया और इंटरनल एरिया का मतलब क्या होता है? हमारी कंट्री में आज भी अगर देखा जाए ना, कुछ स्टेट्स बहुत रिच है लेकिन कुछ स्टेट्स बहुत बहुत पुअर है। रीजनल डिस्पैरिटी भी थी मेन प्रॉब्लम। कुछ स्टेट्स की जैसे सॉइल अगर बहुत फर्टाइल होगी, सोर्सेज अच्छे होंगे, तो उन स्टेट्स में इनकम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। लेकिन अभी भी हमारी कंट्री में जैसे बिहार है या कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे लोग दूसरी स्टेट्स में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, मे बी वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे में बॉर्डर एरियाज में जो लोग थे वो रहना पसंद नहीं करते थे। उनको ये डर था कि बॉर्डर एरियाज में कभी भी क्या हो सकता है, अटैक। इसलिए गवर्नमेंट बॉर्डर एरियाज को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करती थी और इसलिए लोग सेंटर यानी कि ऐसे एरियाज में ज्यादा रहना पसंद करते थे जहाँ पे फर्टाइल एरियाज होते। तो ये मेन प्रॉब्लम था, डिस्पैरिटीज को कैसे रिमूव किया जाए, पॉवर्टी जो है, पुअर पीपल, उनको कैसे जो है वो प्रॉपर जो है सोर्सेज दिए जाएं, अनएम्प्लॉयमेंट जो थे उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, नई नई फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बनाई जाए, कैसे बनाई जाए, ठीक है। इलिटरेसी, लोग अनएजुकेटेड नहीं थे। देन फूड शॉर्टेज थी, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपर डेवलप नहीं था और फूड शॉर्टेज होगी तो कंट्री में प्राइसेस क्या होंगे, शॉर्टेज होगी। अगर किसी की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, हाई हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स, हाई प्राइसेस ऑफ गुड्स। तो ये सारी थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये हो गई। उसके बाद लास्ट जो प्रॉब्लम थी लैंग्वेज। लास्ट प्रॉब्लम क्या थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी क्या, लैंग्वेज की प्रॉब्लम क्या थी? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम थी लैंग्वेज की? कहने को कहते हैं कि हमारी कंट्री में मेन जो लैंग्वेज है, हम कहते हैं कि हमारी जो मेन लैंग्वेज है वो है हिंदी। लेकिन आपको पता है आधे से ज्यादा इंडिया हिंदी नहीं बोलता। साउथ इंडिया जो है वो क्या बोलते हैं, उनकी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, मलयालम, अलग अलग जो स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेजेस। वो तो नॉर्दर्न पार्ट्स में ही है कि हम पंजाबी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। अब मेन लैंग्वेज क्या थी, हिंदी। लेकिन हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से ही जितने भी डिपार्टमेंट्स थे ना, उन डिपार्टमेंट्स में सारा काम किसमें होता था, किसमें होता था, इंग्लिश। मींस हमारा इंडिया ही यूनाइटेड नहीं था। अब यूनिटी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी कि अगर हिंदी पूरी कंट्री में लगाई जाए, यानी कि हम कहा जाए कि हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, अगर हम नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं तो इट मीन सभी स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, हिंदी अपने अपने एरियाज में हिंदी जो है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। अब आपने एक एग्जांपल ऐसा भी पढ़ा कि आंध्र प्रदेश में जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हिंदी इंपोज की जाएगी तो बहुत सी स्टेट से इसके अगेंस्ट मूवमेंट्स या प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। तो इसके अलावा हमारे इंडिया में बहुत सी लैंग्वेजेस थी जिन लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन इग्नोर नहीं करना चाहता था, मेकर्स जो थे इग्नोर नहीं करना चाहते थे। प्रॉब्लम आनी थी कि अगर हिंदी को पूरी कंट्री की एक लैंग्वेज बना दिया जाए तो साउथ के लोगों ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी, ठीक है। दूसरी तरफ ऑलरेडी डिपार्टमेंट में कौन सा वर्क चल रहा था, कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश। इंग्लिश इसीलिए ताकि इंडियंस जो हैं आगे जाकर फॉरेन सेक्टर्स के साथ क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके, इसको भी नहीं हटा सकते थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, दैट लैंग्वेज पॉलिसी जो थी उन्होंने क्या किया, 22 लैंग्वेजेस अडॉप्ट की। इसमें से जो 1 है ये क्या है, हिंदी। 21 का मतलब है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस लिस्ट, यानी कि हमारी कंट्री की 21 स्टेट, जैसे 2 स्टेट्स की एक लैंग्वेज ले ली, ऐसे करके 21 लैंग्वेजेस को ले लिया गया और कंबाइन, यानी कि अब आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 22। यानी कि जो साउथ इंडिया के बच्चे हैं, साउथ इंडिया के जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए हिंदी पढ़ना कंपल्सरी नहीं है। इवन आगे जाकर सपोज अगर कोई जैसे रेलवे के एग्जाम्स हैं, आईएएस एग्जाम्स हैं, या कहीं भी कुछ भी आप एग्जाम देते हो तो उसमें आपको लैंग्वेज का क्या होगा, ऑप्शन। आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे, उनमें से आप जिस लैंग्वेज में, अगर आप पंजाबी में देना चाहते हो तो यू कैन ऑप्ट, अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो आप पंजाबी और हिंदी में से क्या कर सकते हो, ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टेट में रहते हो तो उसके लिए कंपल्सरी होगा। जैसे आप पंजाब में हो तो पंजाबी आपके लिए 10th में क्या होगी, कंपल्सरी। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में मराठी 10th तक क्या होगी, कंपल्सरी।
स्टेट लैंग्वेज जो है वो स्टेट के लिए कंपल्सरी कर दी, क्योंकि आपको जब आप स्टेट में रहते हो तो आपको पंजाबी भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जितने भी साइन बोर्ड्स पढ़ते हो तो पंजाबी लिखा हो, अपनी स्टेट में रहोगे तो अगर पंजाबी नहीं आएगी तो क्या फायदा। आपको तब प्रॉब्लम आएगी सपोज अगर आपकी आपके पेरेंट्स की ट्रांसफर किसी और स्टेट में हो जाती है, सपोज अगर आपको आंध्र प्रदेश जाना पड़े या तमिलनाडु जाना पड़े, तब क्या प्रॉब्लम आएगी। नंबर 1 लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी। तब आपको जो है वो मेन, आप किसी ऐसे स्कूल में जा सकते हो जहां पे आपको वो लैंग्वेज सीखनी ना पड़े। कई ऐसे स्कूल्स होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, तो चलो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या आएगी, जो साइन बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो आपको, अब कई बार क्या होता है साइन बोर्ड दोनों लैंग्वेज में होते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी और इंग्लिश में भी, हिंदी में नहीं होंगे क्योंकि कई लोगों को हिंदी नहीं आती। तो इंग्लिश इसलिए रखी गई है लिस्ट में ताकि पूरी की पूरी जो मतलब हमारी कंट्री की जो कम्युनिटी है वो अलग अलग लैंग्वेजेस जो है वो सीख सके। हिंदी को क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना तो दिया, लेकिन ये स्टेट्स पे छोड़ दिया कि वो इसको अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते, यानी कि ऑप्शंस दे दिए। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कल को अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें आपको जब आपने टेस्ट देना होगा ना, तब आपको ऑप्शन पूछे जाएंगे, वेदर यू वांट टू ऑप्ट हिंदी और वेदर यू वांट टू ऑप्ट पंजाबी, ठीक है। तो उसमें से आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हो, आपके ऊपर हिंदी थोपी नहीं गई। तो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम उस टाइम। ये तो बाद में चलो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसको सॉल्व कर दिया, but at that time this was the biggest problem. Many people they had to face this kind of language problem. Some were living in slums areas, some were living in you can say below poverty line. Below poverty line का मतलब क्या होता है, जब लोगों के पास क्या नहीं होती, बेसिक फैसिलिटी। बेसिक फैसिलिटी में 3 चीजें हम लेते हैं, क्या लेते हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इंडिया में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास ये फैसिलिटीज भी नहीं। और अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट नहीं आ जाता, आप कास्ट सिस्टम लिख सकते हो। हमारी कंट्री में और क्या प्रॉब्लम थी, पीपल दे वर आल्सो एक्सपीरियंसिंग कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा मेजर डिटोरिएटिंग पोजीशन किसकी थी, लोअर कास्ट, उनको अनटचेबल्स कहते थे, दलित्स कहते थे। उस टाइम पीरियड में अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसे लोगों को टच करना भी सिन समझा जाता था, ठीक है। तो ये मेन हमारी कंट्री की लोगों के माइंड में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं वो हमने अब करने, ये होगी प्रॉब्लम्स। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम्स? नाउ वी विल डिस्कस किसकी, ओके, रिफ्यूजीज आर दोज पर्सन्स हु माइग्रेट फ्रॉम अदर कंट्रीज ड्यू टू सम पार्टीशन प्रॉब्लम। जैसे बांग्लादेश से भी हमारी कंट्री में बहुत से लोग आए, उनको रिफ्यूजीज कहा जाता है, जो वॉर के टाइम पीरियड में या अगर उनकी कंट्री में कोई अटैक होता है तब आते हैं। तो ऐसे लोगों को रिफ्यूजीज कहते हैं जो अपनी कंट्री छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं कास्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स। जब हमारी कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कौन कौन से फीचर्स जो है अडॉप्ट किए गए, हमारी कंट्री को डिवेलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कौन कौन से डिसीजंस लिए, ठीक है। फीचर्स of Indian Constitution, features of Indian Constitution। अब आपको पता है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, बैग ऑफ बोरोइंग्स। बोरो करना मतलब किसी से उधार लेना, है ना। तो जब हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स असेंबली के जो मेंबर्स थे, तो इनका नंबर जो था अप्रोक्सीमेटली 299, टोटल कितने थे ये, 299 मेंबर्स जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। अब आप ये सोचो कि जब हमारी कंट्री का इतना इंपॉर्टेंट काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो कई बार क्या होता है आपको दूसरी कंट्रीज की भी रिसर्च करनी पड़ती है कि वहां पे क्या चल रहा है। तो मेकर्स ने डिसाइड किया दैट दे वेंट टू अनदर कंट्रीज, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में गए कुछ देर के लिए। दे लिव्ड देयर, दे स्टडीड द यू कैन से ऑल द एनवायरनमेंट। उन्होंने वहां के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को स्टडी किया एंड केम बैक, यहाँ पे आए और यहाँ पर आकर उन्होंने हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग
उन कंडीशंस को सर्वे किया, सर्च किया। कभी तो इतना टाइम लगा ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को। अब देखो हमें आजादी मिली 1947, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ? 1950। 47 से 48, 48 से 49, 49 से 50। तो ये इतना लंबा टाइम पीरियड क्यों लगा? मोर देन 2 years, बिकॉज so many members of this constituent assembly, they went to different parts of the world, they lived there and they brought best ideas लेकर आए। एंड इसीलिए हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? बैग ऑफ बोरोइंग्स। हमने बहुत सी पॉलिसीज अलग अलग कंट्रीज को कॉपी किया है। कॉपी करना मतलब कि हमने वहां पे रहे, हमने देखा कि वहां पे ये फीचर्स हैं, फिर उनको अपनी कंट्री के सिस्टम के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया, देन हमने अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बैग ऑफ बोरोइंग्स। तो बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हमने फॉरेन कंट्रीज के भी कॉपी किए हुए। ठीक है, तो अब हम करते हैं इनके फीचर्स। सबसे पहले नंबर 1, अभी मैंने आपको जो मैंने बताया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसने पास कब किया कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। फिर थर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? हाँ नहीं, अब 18 है, लेकिन स्टार्टिंग में दिया गया 21, ये याद रखना। अब तो 18 इयर्स है, लेकिन जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पीरियड में एज कितनी थी? 21 इयर्स वोटिंग एज, लेकिन अब कितनी है? 18 इयर्स रिड्यूस कर दी। ठीक है, नोट कर लेना बेटा इसको ध्यान से। Earlier the voting age was 21 year, now the age is 18 year. Clear? हाँ जी, yes. अब उसके बाद who was the first president of our country? Dr. Rajendra Prasad. Who was the chairman of drafting committee of Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम करते हैं नंबर 1 इसका फीचर। फर्स्ट फीचर क्या है? हमारी कंट्री ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? का मतलब है कि हमारी कंट्री में वोटिंग राइट्स किनको मिले हैं? 18 and above. 18 and above. All the men and women above the age of 18 without any discrimination, caste, color, place of birth, gender, they are given right to vote. ये हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इसी के कारण आजकल आप देख रहे हो ना इलेक्शंस कब होने हैं पंजाब के? 20 फरवरी। और आपने देखा होगा कि आपके घरों में या आसपास कम्युनिटीज में लोग आपसे क्या मांगने आ रहे हैं? वोट आपके पास आ रहे हैं। कभी मोनार्की सिस्टम में या कभी ब्रिटिश टाइम में किसी ने सोचा होगा कि लोगों के घर जाकर क्या मांगेंगे? वो मांग रहे हैं आपसे, क्या मांग रहे हैं? वोट मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? ताकि आप उनको वोट दो और आप उनको जिताओ। जिताने के बाद वो आपके एरिया के क्या बन जाएंगे? एमएलएस की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। फिर 5 साल के बाद वो नजर आएंगे आपको? क्यों? वो फिर क्या बन जाएंगे? एमएलएस, है ना। लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो आपको नजर आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते। जो नजर नहीं आएंगे फिर आप उनको नेक्स्ट 5 इयर्स में वोट नहीं दोगे, है ना। तो ये 2 वे सिस्टम होता है, अगर वो आपका काम करवाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है ये एक ऐसा वेपन है जिस वेपन को आप कब यूज करते हो? 5 साल के बाद यूज करते हो। तो ये आपके हाथ में पावर है, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना। इसी देन इसके बाद सेकंड आपने फीचर बताना है रिटर्न। हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिटर्न एंड लेंथी। रिटर्न भी है और लेंथी। लेंथी मतलब बहुत से आर्टिकल्स, अलग अलग आर्टिकल्स हैं इसमें। आर्टिकल्स ये आप तब समझोगे अगर आप में से कोई लॉ पढ़ता है, आगे एलएलबी करोगे, एलएलएम करते हो, तो उसमें आपको सारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लर्न करने पड़ेंगे। शेड्यूल्स, इसमें शेड्यूल्स हैं,
अलग अलग पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज वेरी लेंथी। क्लियर? सो दैट इज हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन एंड लेंथी। देन थर्ड इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। इन आवर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑल आर इक्वल। थर्ड हमें क्या दिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कोई रिच है, पुअर है, हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ऑल आर कंसिडर्ड इक्वल, इक्वल बिफोर लॉ। लॉ सबके लिए बराबर है, जुडिशरी सबके लिए बराबर है, जस्टिस सबके लिए बराबर है। ठीक है? किसी भी तरह से जो है वो रिच और पुअर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी होता है तो किसी भी तरह से कोई भी जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है? देन फोर्थ हमने बताना है हमारी कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है बेटा फेडरल फॉर्म? इन आवर कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल होल कंट्री एंड स्टेट्स गवर्नमेंट्स कंट्रोल देयर पर्टिकुलर स्टेट। पावर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दिस इज कॉल्ड सेंटर and state. When powers are divided into two parts, that is called federal form of government between center and state. Central government control whole country like president and prime minister. State government control only state. जैसे पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं तो वो सिर्फ पंजाब के लिए हो रहे हैं, पंजाब। बच्चे ध्यान से सुनो, what is the meaning of federal form of government? Federal form of government is that government in which powers are divided into how many parts? टू पार्ट्स, सेंटर एंड स्टेट। सेंटर करती है पूरी कंट्री को कंट्रोल, स्टेट करती है सिर्फ अपनी पर्टिकुलर। अगर हम कहते हैं कि हमने पंजाब के सीएम इलेक्ट करने हैं तो वो पंजाब के सीएम सिर्फ पंजाब को ही कंट्रोल करेंगे, नॉट टू अदर स्टेट्स। ठीक है? ये हो गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन इसी में बता दो लैंग्वेज पॉलिसी। नेक्स्ट फीचर इज लैंग्वेज पॉलिसी। कितनी लैंग्वेजेस का है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी लैंग्वेज अडॉप्ट की हैं, 22। इनमें से हिंदी जो है वो क्या है, नेशनल नहीं है, क्या है, ऑफिशियल। इसको आप बताओगे लैंग्वेज पॉलिसी। विच पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? इन आवर कंट्री 21 अदर रीजनल लैंग्वेजेस एंड 1 हिंदी इज कॉल्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। इसका मतलब है वी हैव अ ऑप्शन, we can choose any language of our choice. Features of constitution, we are discussing features of Indian constitution. Clear? Okay, time is over now. I'm going to end. If any doubt you can ask.